अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने किया था ये डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड टॉपिक 1.8। ओके, हमने पीछे वाला सारा कर लिया था। अब हमने करना है टॉपिक 1.9 एरर्स इन मेजरमेंट्स। आज हमारे पास मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मेरा मूड भी है काफ़ी पढ़ाने का और उम्मीद भी काफ़ी है मैं काफ़ी सारा पढ़ाऊंगा। जो इससे पहले जो लेक्चर आना था वो हफ्ता मैंने स्किप कर दिया। जो मेरा बड़ा भाई आ गया था और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, एक दो काम मेरे आ गए थे। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Errors in measurement. Measurement using tool and instruments are never perfect. मैं ये आप लोगों को बताता भी हूँ, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, ठीक है। They inherit some errors and different from their true values. मेजरमेंट करते वक्त जब हम टूल से किसी भी चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसका परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई गलती उसमें होती ही होती है। द बेस्ट we shall do is to ensure that the errors are small as। हम सबसे बेहतरीन जो काम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि एरर्स को छोटा से छोटा रखें, रीजनेबली पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है मतलब उतना छोटा रखें जितना पॉसिबल है करना। अ साइंटिफिक मेजरमेंट शुड इंडिकेट द एस्टिमेटेड एरर। अगर एक मेजरमेंट साइंटिफाइड है, ठीक है, मतलब वो एक साइंटिफिक मेजरमेंट है, उसको साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तो ज़रूरी है कि वो मेजरमेंट हमें बताए कि इसके अंदर कितना एरर है, ठीक है। इन द मेजर्ड वैल्यूज, अपनी वैल्यूज़ के अंदर। यूजली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। आमतौर पर तीन तरह के एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं। तरह से क्या मतलब, तीन किस्म के एरर्स आते हैं आमतौर पर मेजरमेंट करते वक्त। ओके, अफेक्टिंग योर मेजरमेंट्स, जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो। तो अब मैं आप लोगों को सिंपल एग्जाम में एरर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप लोग किसी के पास स्केल पड़ा है अपना, ठीक है, तो वो स्केल उठाए और एक बुक को मेजर करे। और स्केल के अंदर जो सबसे लीस्ट होता है ना, लीस्ट डिफरेंस, वो होता है 1 मिलीमीटर का होता है वो। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मिलीमीटर में होगी, और उसकी वैल्यू होगी 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, इतनी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। या फिर 12 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, मिलीमीटर में आएगी, ठीक है। लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगी। अब आप अगर उसी बुक को, उसका नाम क्या था, वर्नियर कैलिपर लेके उस बुक को मेजर करो आप लोग, तो आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। आपके पास आ जाएगा 7.8 मिलीमीटर, मतलब आपके पास मिलीमीटर में भी पॉइंट आ जाएगा। बुक तो वही होगी, लेकिन क्या होगा, वो पॉइंट आ जाएगा। और वो पॉइंट क्या शो करता है कि ये 7.8 वाली वैल्यू पिछले 7 वाली वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा सही है। गुड हो गया। अब आप उसी बुक को उठाओ और स्क्रू गेज में लगा दो, तो स्क्रू गेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.86 मिलीमीटर। मतलब मैं एग्जांपल लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7.86 मिलीमीटर जो है ना, वो वर्नियर कैलिपर वाले से भी ज़्यादा बेहतर वैल्यू है, ज़्यादा अच्छी वैल्यू है, और मीटर रूल वाले से भी ज़्यादा अच्छी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा, हमें ये बता रही है कि जो 6 है ना, इधर 7.8 तक तो कन्फर्म है, उसके बाद जो 6 है, ये हमारा थोड़ा खच वाली वैल्यू है, इसके अंदर हमारा मसला है, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली स्क्रू गेज वाली जो वाली होगी वो परफेक्ट होगी। परफेक्ट तो कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती, वो मतलब बेहतर होगी पिछली दोनों वैल्यू से, ठीक है। तो एरर्स, इसका ये मतलब, इससे में ये मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अभी तक डिस्कवर की गई किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परफेक्ट नहीं हो सकती। उसके अंदर कोई ना कोई 0.1, 0.0001, 0.1001 एरर होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम इंसानों के लिए सबसे फ़ायदेमंद क्या है कि हम उस एरर को जितना कम से कम हो सके, पॉसिबल है जितना कम से कम करना, हम उतना कम कर दें, ताकि हमारी वैल्यू सबसे बेहतर आए। और यहाँ पे हमें ऊपर वाले पैराग्राफ में यही बताया गया है। फिर हमें ये कहता है कि हमारे पास तीन किस्म के वो होते हैं, एरर्स होते हैं। जो तीन किस्म के एरर्स आते हैं जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो। पहला एरर देते हैं ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को नीचे वाले पढ़ने से छुटकारा मिल सके। हम पढ़ेंगे फिर भी सही, लेकिन आप लोगों को समझ होगी। ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं? ह्यूमन एरर्स का मतलब है कि अब मेरे हाथ में ना, मुझे कह दें कि तुम ना स्क्रू गेज से इस बुक की मेजरमेंट करो। मैं मेजरमेंट तो निकाल लूंगा, मैं मेरी मेजरमेंट भी सही आएगी, लेकिन उसके अंदर एरर होगा, उसके अंदर कोई ना कोई गलती होगी। और गलती क्यों होगी? क्योंकि मेरा काम नहीं है ना स्क्रू गेज यूज़ करना।
मैं स्क्रू गेज यूज़ नहीं करता रहता। तो इन एक्सपीरियंस ह्यूमन गलतियाँ करता है, हर इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन इन एक्सपीरियंस ह्यूमन ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा कोई भी एरर जो इंसान की गलती की वजह से होता है तो उसे हम ह्यूमन एरर कहते हैं, ह्यूमन एरर सर। दे अकर ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस, ये हमारी ज़ाती परफॉर्मेंस की वजह से अकर होते हैं, ज़ाती परफॉर्मेंस की वजह से होते हैं। द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर। ह्यूमन की हमारी आंखों की जो हदूद हैं, मतलब हम अब हमारी आंख की जो हदूद है वो मेरे ख्याल से है 0.1 मिलीमीटर। हम अगर दो डॉट्स हैं वो 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे के तो हमें वो एक ही डॉट नजर आएगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इतनी ही थी मेरे ख्याल से। तो फिर हम इसीलिए छोटी वाली जो लाइन होती हैं उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो मसला बन सकता है उससे। ऑन द स्केल, ठीक है। पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर्स। पर्सनल एरर्स हमारी जो फॉल्टी गलतियाँ, मतलब हम मैंने वो स्क्रू गेज में एज एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने स्क्रू गेज में क्या करना है, मैंने स्क्रू गेज में जो उसकी लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड करना है वैल्यू के साथ, और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एरर आ जाएगा, गलती आ जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉल्टी प्रोसीजर्स। या फिर मैंने पैरेलल एरर से बचने के लिए बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में देखना है, ठीक है, और मैं 90 की बजाय 80 के एंगल पे देखता हूँ, तो ये मेरी गलती होगी ना, इसे कहते हैं ह्यूमन एरर। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू बी लाइन अप विद योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। करेक्ट मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपकी आंख बिल्कुल लाइंड हो, बिल्कुल 90 या 0 के एंगल पे हो, ठीक है, और जो वैल्यू है वो आपके बिल्कुल सामने हो। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट जिनमें हमें टाइम मेयर करना होता है, मतलब हमने मेयर करना है कि मैंने इस केमिकल को इस केमिकल के अंदर डाला है और अब 15 मिनट के बाद इस केमिकल में ये चेंजिंग आनी चाहिए, ठीक है, और फिर मैं वो स्टॉप वॉच यूज़ करता हूँ। रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप द क्लॉक स्टॉप क्लॉक आल्सो अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। इसका क्या मतलब है? टाइम माइनिंग एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे मैंने HCl को NaOH में डाला, ठीक है, हाँ NaOH में डाला मैंने, ठीक है, और अब मैंने 15 मिनट वेट करना है ताकि NaCl बन जाए। अब जब मैं डालूंगा तब मैं स्टॉप वॉच को ऑन करूंगा, और फिर जब 15 मिनट हो जाएंगे मैं स्टॉप वॉच को बंद करूंगा। तो वो जो मेरा रिफ्लेक्स टाइम होगा ना, मैंने जैसे ही डाला उसी टाइम स्टॉप वॉच ऑन करनी है, ठीक है, फिर जैसे ही बंद किया उस टाइम स्टॉप वॉच को बंद करना है। ये जो मेरा रिएक्शन टाइम होगा ये भी एरर्स ला सकता है, क्योंकि ह्यूमन का रिएक्शन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ह्यूमन एरर्स को हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम उनको कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? ट्रेनिंग करके, मतलब आप लोग हज़ारों बार करोड़ों बार एक ही चीज़ को करोगे ना, जब सॉरी लाखों बार, तो आप लोगों का ना वो हाथ जम जाएगा, फिर आपका एरर कम से कम होगा। क्योंकि हमारी जो रिफ्लेक्स है ना, ह्यूमन रिफ्लेक्स, ठीक है, वो हमारे सेंसिबल कामों से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। जो हमारे मोटर फंक्शन हो रहे होते हैं ना, मतलब आपका पलकें झपकाना, आपका सांस लेना, या फिर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा और आपका हाथ पीछे की तरफ होना, ये बहुत तेज़ होते हैं। जहाँ पे आप अगर मतलब आप लोग अभी भाग रहे हो, ठीक है ना, और अपने भागते वक्त रुकना है तो वो बहुत स्लो होगा। आपने भागना स्टार्ट करना है वो बहुत स्लो होगा। लेकिन आप गिर रहे हो और आपने नीचे हाथ रखना है तो वो बहुत फास्ट होगा। क्यों? तो जो आप गिर रहे हो वो एक मोटर रिफ्लेक्स है, ठीक है, और जो आप भाग रहे हो वो हमारा ओरिजिनल, जो हम खुद अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, कि माइंड से क्रिएट करते वक्त हमें सोचना भी पड़ता है। मैं थोड़ा सा साइड पे चला जाता हूँ, सॉरी। खैर, टेक्निक्स, हमें टेक्निक आनी चाहिए, परफेक्ट पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। प्रोसीजर्स टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट, और हमें पता हो कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसे हैंडल कैसे करने, मतलब मुझे स्क्रू का यूज़ करना आना चाहिए। एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, और ऐसा भी नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे साथ पार्टी चल रही है। हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। और डिस्टर्बेंस ऑफ प्रॉपर फोकसिंग, वैसे ही फोकसिंग का मतलब होता है कि आपने एग्जैक्टली वहीं पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप गाने भी सुन रहे हो और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो। द बेस्ट वे टू यूज ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, सबसे बेहतरीन वे है कि हम ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, मतलब खुद ही स्टॉप वॉच ऑन हो जाए, खुद ही स्टॉप वॉच बंद हो जाए, ताकि ह्यूमन रिफ्लेक्स टाइम वाले एरर ना आए। या फिर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ये होता है कि आप लोगों को नॉब को दोबारा सेट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग वहीं से स्टॉप कर दोगे, ठीक है, और सेंसर लगा दो, सेंसर आजकल तो बड़े आम हो गए हैं, तो आप सेंसर लगा दो, वो खुद ही ऑन कर देगा स्टॉप वॉच को, ठीक है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर, ताकि हम ह्यूमन एरर्स को कम से कम कर सकें। सिंपल। अब आते हैं दूसरे एरर पे, सिस्टेमिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं? सिस्टम का पता है आप लोगों को सिस्टम क्या होता है? पता है ना? तो सिस्टमेटिक एरर भी वही चीज़ है, जो एरर सिस्टम क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक है।
अब इसको सिंपली टर्म में कहूँ तो इसे कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर आप लोगों को पता है, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला होता है तो उसे हम जीरो एरर कहते हैं, और वही एरर जीरो एरर वही सिस्टमेटिक एरर में आता है। अब ऐसा है कि जो ह्यूमन एरर्स थे ना, ठीक है, ह्यूमन जो एरर करता है ना वो हर बार सेम नहीं होते। एक बार मेरा रिएक्शन टाइम कुछ होगा, अगली बार मेरा रिएक्शन टाइम कुछ होगा। एक बार जो मेरी मेजरमेंट है मैं 90 पे रखूंगा और अगली बार मैंने 80 पे रख दिया, तो मेरा एरर जो होगा ना वो सेम नहीं होगा कभी भी। लेकिन सिस्टमिक एरर हमेशा सेम होते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में 0.1 मिलीमीटर का जीरो एरर है तो वो हमेशा 0.1 मिलीमीटर का ही रहेगा। बढ़ भी सकता है लेकिन नॉर्मली वही रहता है। दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट। इनको हम, ये सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर्स होते हैं, ऐसा काम होता है, ऐसा अमल होता है जो हर मेजरमेंट को इफेक्ट करता है। पार्टिकल मेजरमेंट इक्वली, हर मेजरमेंट को एग्जैक्टली सेम इफेक्ट करता है। इट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। ये हर बार एग्जैक्ट डिफरेंस है, एग्जैक्ट तब्दीली करता है रीडिंग के अंदर, ठीक है। मतलब 0.1 मिलीमीटर का एरर आ रहा है तो हर रीडिंग में 0.1 मिलीमीटर का एरर आएगा। इट अकर ड्यू टू सम डिफाइनाइट रूल। ओके, ये कभी, ये क्यों आता है, किसी डिफाइनाइट रूल से आता है, किसी डिफाइंड रूल से आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो एरर है ना, ठीक है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसी गलती से आता है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रही होती है। जैसे कि अब हम सीवी वेज को लेते हैं और उसके हम दोनों जो उसका सॉकेट है और उसकी जो टिम्बल थी, ठीक है ना, उसको मूव करते हैं और वो दोनों एक साथ मिलते हैं लेकिन जीरो और जीरो लाइन में नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो उससे क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई डिफिनाइट रूल, कोई डिफिनाइट मसला है उसके अंदर, ठीक है। और ये हमेशा वही एरर देगा, हर बार वही एरर देगा जब भी आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है। इट में अकर ड्यू टू जीरो एरर। ये जीरो एरर से भी अकर कर सकता है, जो मैंने पहले अभी सुबह से मैं यही कह रहा हूँ कि ये जीरो एरर से अकर करता है, ठीक है। ब्लू ब्लू करते हैं अभी हम। ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और पुअर कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट, इनकरेक्ट मार्किंग, ठीक है। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट का मतलब अभी हम जो टिम्बल स्क्रू गेज में हम टिम्बल को मूव करते हैं और वो हमें क्लिक की आवाज आती है रैकेट से, ठीक है ना। और अगर हम उस रैकेट वाली क्लिक की आवाज को इग्नोर कर दें और जोर से मूव करें, ठीक है ना, तो वो स्क्रू गेज में मसला बन जाएगा, स्क्रू गेज में जीरो एरर आ जाएगा। इनकरेक्ट मार्किंग, अब मुझे निशान लगाना था 7 पे, मैं निशान लगा दिया 8 पे, तो अब जब भी मैं मेजरमेंट करूंगा तो मेरा 8 वाला निशान शो होगा। 8 वाला निशान से मतलब है मुझे हमेशा 1 मिलीमीटर का घाटा आने वाला है। The effect of this kind of an error can be reduced by comparing the instrument with an other which is known to be more accurate. Okay, इस तरह के एरर को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे? हम इस तरह खत्म कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें। मतलब अब मेरे पास जो स्क्रू गेज है, ठीक है ना, वो मुझे वैल्यू दे रहा है 7.86 की, ठीक है। मुझे पता है कि, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, ठीक है। तो मैंने एक नया स्क्रू गेज मंगवाया जो मुझे पता है कि दुरुस्त है, उसको मैं मेजर करूंगा, ठीक है। उससे मुझे वैल्यू मिल रही है 7.88 की, और मुझे पता चल गया मेरे वाले स्क्रू गेज में 0.2 मिलीमीटर का एरर है। इट्स सिंपल एज दिस। थस अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, ठीक है। अगर मैंने ये पीछे एग्जांपल वगैरह में गलती की हो, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं लेट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट बातें मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट, अब किसी को भी एग्जैक्ट याद नहीं रहती यार, जिसको एग्जैक्ट याद रहती है वो बहुत लाइक है, मैं इतना लाइक नहीं हूँ। ओके, तो ये अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स हैं, और ये मैंने खुद लेट की हैं, मतलब अभी बैठ के बनाई है, जो अभी आपसे बातें कर रहा हूँ इसी दौरान बना रहा हूँ। रैंडम एरर्स, अब रैंडम एरर्स क्या होते हैं, रैंडम का मतलब समझ आ गया आप लोगों को, जिनका कोई नाम ना पहचान, खुद से आ जाते हैं, कोई किसी किस्म की वजह नहीं होती उनके आने की। ह्यूमन एरर्स ह्यूमन गलती की वजह से आते हैं, सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की गलती की वजह से आते हैं, मतलब मेजरमेंट की गलती जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी गलती की वजह से आते हैं। रैंडम एरर्स अपनी मर्जी से आते हैं, इनका कोई नामो निशान, कोई ऐसा नहीं है कि ये इस काम को ऐसे आ रहे हैं, इस काम को ऐसे नहीं आ रहे, इनकी जो मर्जी होती है वैसे आ जाती है। ओके हो गया। तो अभी हम आते हैं रैंडम एरर्स को पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे क्या होता है। It is said to occur when repeated measurements of a quantity give different value under the same condition. ये तब आते हैं जब रिपीटेड मेजरमेंट्स, मतलब आप दोबारा दोबारा मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी, किसी किसी भी चीज़ की, ठीक है, गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन, वो हर बार अलग अलग चीज़ वैल्यू दे रहा है। इसका मिसाल मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में ऐसे देना चाहूँगा कि मेरे पास एक स्केल है और मेरे पास एक लाइन है, मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है ना, मतलब ये मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, और मेरे पास एक स्केल है। अब मैं उस स्केल से इस लाइन को मेजर करता हूँ और मेरे पास वैल्यू आती है 7.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मेरा भाई कहता है यार मुझे ये फील सही नहीं हो रही, ठीक है ना, वो कहता है दोबारा मेजरमेंट कर। मैं दोबारा मेजरमेंट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 7.9 की।
मेरा भाई कहता है इसका भी मसला आ रहा है, मुझे ये भी फील नहीं हो रही, तू दोबारा मेजरमेंट कर। दोबारा मेजरमेंट करता हूँ, मेरे पास वैल्यू आती है 8 की। इसे कहते हैं रैंडम एरर। इसमें ना मेरी गलती है ना सिस्टम की गलती है, इसमें गलती है रैंडम एरर्स की। इसमें और बहुत सारी चीज़ें शो करनी है। इसमें हमारी लाइट शो, लाइट का मतलब बन सकता है कि जो स्केल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, मेरे देखने का मसला भी हो सकता है, हवा का मसला भी हो सकता है, मेरे फोकस का मसला भी हो सकता है, आवाज़ों का मसला भी हो सकता है, जो आवाज़ें मुझे आ रही हैं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या मसला हो सकते हैं। और मैं प्यारे मेरे सामने की प्यारी लड़की, सॉरी ये नहीं कहना मैंने, ठीक है ना, इसको इग्नोर करो। अच्छा, और क्या मसला हो सकता है यार, और ये मसला हो सकता है कि पार्टी वगैरह हो रही है मेरे साथ, तो उधर कन्फ्यूजन हो सकती है मुझे, ठीक है। तो ये रैंडम एरर्स इस तरह आते हैं। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काज विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ये किसी ऐसी वजह से होते हैं जिसको हम नहीं जानते, जो अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटर, सॉरी, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है ना, उसको इन रैंडम एरर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है या कंट्रोल होता ही नहीं है। मतलब वो अगर गाना चल रहा है तो वो अपने दोस्तों को कहेगा कि भाई गाना बंद कर दो, ठीक है। अगर गाने की वजह से भी एक्सपेरिमेंट, सॉरी, रैंडम एरर्स नहीं आ रहे तो उसको पता ही नहीं है रैंडम एरर आ कैसे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। रैंडम एरर्स अराइज ड्यू टू अ सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। रैंडम एरर जो है ना, वो आमतौर पर इस तरह आते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, मतलब साउंड, विंड, आवाज़, सॉरी आवाज़ दोबारा मैंने बोल दिया, लाइट, एयर, इन इनकी वजह से आते हैं। मतलब आप एक स्टॉप वॉच से आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, आपने जैसे बटन दबाने लगा, आपको कहीं से जोर की आवाज़ आई तो आप लोग 1 सेकंड के लिए रुक गए। फिर जब आप क्लिक करोगे तो वो 1 सेकंड का डिले आ जाएगा। और वो कैसे आया? रैंडम एरर से आया, मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस से आया। ओके हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये जो अब यहाँ पे सारा लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज। मतलब जब आप मेजरमेंट, आपने पहले मेजरमेंट स्टार्ट की तब टेम्परेचर था, मतलब से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 78 डिग्री था, ठीक है, सॉरी 78 नहीं, फिर 34 डिग्री था, ठीक है। और जब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो टेम्परेचर पहुंच गया 50 डिग्री पे, हीट होगी बहुत। तो क्या होगा? उससे आपकी जो मेजरमेंट है उसमें कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ ही जाएगी। आपको इंस्ट्रूमेंट कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा, सॉरी स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा, ओके। हीट में इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेच होते हैं, हीट में कोई भी चीज़ स्ट्रेच होती है। प्रेशर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। ये दूसरा वाला प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर से वो शो कर रहा है कि किसी भी चीज़ के अंदर ना प्रेशर, प्रेशर असल में जो हम लोग प्रेशर, अभी जो आप लोग प्रेशर सोच रहे हो ना, वो प्रेशर जो आपके अम्मी अबू ऊपर से कह रहे होंगे दुरुस्त करो, सही करो, इसको करो, ऐसे करो, वो प्रेशर भी होता है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रेशर की बात हो रही है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। या फिर जिस एरिया में आप खड़े हो उस एरिया का जो प्रेशर है वो कितना है। आप किसी चेंबर के अंदर खड़े हो, आप किसी कमरे में खड़े हो, उस कमरे का प्रेशर कितना है, ठीक है, वो डिफाइन कर सकता है आपकी वैल्यू को, ठीक है। ह्यूमिडिटी, उस कमरे में पानी का वैल्यू कितनी है, उस लैब में पानी कितना है, ठीक है ना, उस लैब की हवा कितनी नमी है, ये चीज़ें डिफाइन करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मोस्टली डिफाइन करते हैं जब आप आग लगा रही हो, तो मतलब एक्सपेरिमेंट में कभी फायर होनी है, ठीक है ना, आपको पता है फायर होनी है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, लेकिन बाहर हवा में नमी बहुत ज़्यादा है तो फायर लेट होती है थोड़ी सी, तो उसे कहते हैं रैंडम एरर, वो भी रैंडम एरर से आती है, ठीक है। वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वही ये डिफरेंस है बहुत छोटे छोटे, आपको पता भी नहीं चलता डिफरेंस आ जाते हैं, इसलिए रैंडम एरर भी आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। The effect of random errors can be reduced using several or multiple readings, ठीक है। रैंडम एरर्स के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं किस तरह, कि हम बहुत सारी रीडिंग्स लें, मतलब आप एक रीडिंग पे काम ना चलो, आप 10-12 रीडिंग ले लो, देन टेकिंग देयर एवरेज, और फिर हम उसका एवरेज ले लेते हैं। मतलब आप लोग 15 रीडिंग लेते हो और 15 रीडिंग का जो आपके पास सारी वैल्यूज आ रही हैं उनको आप एक साथ लिख के उनका एवरेज लेते हो, तो वो आपके पास एक काफ़ी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फॉर मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, जब आप, पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम जो आप लोग घड़ियाँ देखते हो ना, ठीक है, पुराने दौर में घड़ी जो होती थी जिनके नीचे वो पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसे वाला, ठीक है। अभी भी मूवीज में कई कई बार यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड मेजर करने के लिए वो हम टाइम पीरियड यूज करते थे पहले के दौर में, ठीक है ना। अब तो हम नहीं करते, लेकिन उसका अब हम टाइम पीरियड जब फाइंड करते थे तब हम कैसे करते थे, द टाइम ऑफ सेवर ऑस्किलेशन से 30 ऑस्किलेशन इज नोटेड, देन ऑन एवरेज वैल्यू वन ऑस्किलेशन इज डिटरमाइंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हमें फाइंड करने को जो पेंडुलम है ना, ठीक है, वो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वो ऐसे सर्कल करता है, ठीक है, या फिर उसको कितना टाइम लगता है एक सर्किट ऐसे एक बार पूरा घूमने में। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको घूमने देंगे, 30 बार घूम लेगा, ठीक है ना वो, और हम देख लेंगे 30 बार घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर हम उसका एवरेज निकाल लेंगे और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक बार उसके घूमने की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो सारा है ना, ठीक है, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, देयर इज अ चांस इन कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो अगर ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लोग इसको ऐसे ही लिख दोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन में दे दे,
मतलब क्या है कि ह्यूमन एरर्स और सिस्टमेटिक एरर पे लिखो लॉन्ग। आप लोग कैसे लिखोगे? आप लोग पहले लिखोगे ह्यूमन एरर, ठीक है ना। पहले ऊपर से आप लोग एरर्स की डिफाइन करोगे। एरर डिफाइन कैसे होता है? एरर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी पड़ी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये सारा एरर डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद लिखोगे आप लोग ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर लिखने के बाद ह्यूमन एरर की डेफिनेशन लिखोगे, द एरर क्रिएटेड और personal errors, the error created by human beings, the error created due to human personal performance, the error due to human personal performance, anything like that। ये सारी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोग इसको करें, आप लोग हेडिंग दोगे, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन की एक मेन हेडिंग है ना, सब हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन की। फिर आप बताओगे कि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है। और फिर उसके नीचे आप लोग लिखोगे द वे टू रिड्यूस। आप लोग ये हेडिंग दोगे वे टू रिड्यूस की, ठीक है। और फिर उसके नीचे आप लोग यहाँ से लेकर ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस, यहाँ से लेकर आगे सारा लिख दोगे, ठीक है। आपके पास हर एक टॉपिक के अंदर 3 हेडिंग्स हैं और आपके पास 3 टॉपिक है, मतलब टोटल 9 हेडिंग हो जाएंगी आपके पास, और आपका अच्छे बच्चों की तरह लॉन्ग बन जाएगा 2 पेज का। ये हो गया हमारा क्लीन। आज मैंने वैसे अनसर्टेनिटी पढ़ाना था, लेकिन अब मैं थक रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे एक और लेक्चर इसको देना चाहिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। वैसे आप लोगों को ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है ना, अगर मेरा दिल ना करे तो मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ऊपर से बता देते हैं। अनसर्टेनिटी होती क्या है? अनसर्टेनिटी होती है कि जब आप मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है ना, आपको इतना पता हो कि हमारी मेजरमेंट्स के अंदर कहाँ तक मिस्टेक हो सकती है, मेजरमेंट के अंदर कितनी गलती है, इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का असल मतलब जो आमतौर पर मतलब हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है कि हमें कोई चीज़ श्योर ना हो ना। मतलब हमें पता है कि जो मेरे पास पैसे हैं वो मेरी जेब में इस टाइम पैसे हैं 10 रुपये, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मेरी जेब में 11 रुपये होते हैं। तो वो 1 रुपये की अनसर्टेनिटी मुझे थी पहले, मुझे लग रहा था कि यार 11 हो सकते हैं, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। और ये यूज होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, मतलब आपके पास वैल्यू है 7.869, अब 7.86 और फिर आगे आएगा 9, फिर हम लिखते हैं 000। अब 7.869 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है और 000 हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा, नहीं आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक यहाँ पे। हमारे क्योंकि ना सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाले जो जीरो होते हैं वो भी सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। मैं इसको आपको अभी नहीं समझाता, अभी हमारा टाइम बहुत लग जाएगा यहाँ बैठ गया, ठीक है। उसके बाद प्रेसिजन एक्यूरेसी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फिर भी बताऊंगा, मेरी मजबूरी है। और फिर हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चैप्टर को हम शायद मैं अगले लेक्चर में खत्म कर दूँ। इस लेक्चर में मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाने का, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा बना खड़ा, मुझे बाहर जाकर मौसम एंजॉय करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।